नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। देश में जिस तरीके से डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, उसमें लगातार ऐसा सामने आ रहा है कि बहुत सारे लोग ठगे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से परेशान हैं, अलग अलग कारणों से। अगर मोबाइल पर किसी तरीके की आपके पास जानकारी आती है जिसमें इस तरीके की स्थितियां बनती हैं जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं, तो फिर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि साइबर ठगी के जो लोग शिकार हो रहे हैं, हज़ारों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। और आरबीआई ने अब ऐसे बचाव के रास्ते निकाले हैं जिससे आपके साथ ठगी की स्थिति ना बने। संदिग्ध या अधिक जोखिम वाले यूपीआई लेन देन में ग्राहकों से दोबारा मंजूरी ली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पहली बार किसी नए खाते में बड़ी रकम भेज रहा है, देर रात अचानक कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे खाते में भेजे जा रहे हैं, तो ग्राहक को यस और नो का विकल्प दिखाई देगा और उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या नहीं पूरा होगा, जैसा जवाब दिया जाएगा। अगर ग्राहक को कुछ भी गलत महसूस होता है तो उसके पास फैसला बदलने का एक बार फिर से मौका होगा। ये स्थिति फिलहाल जिस तरीके की लगातार दिक्कतें आ रही थीं, उसको लेकर के आरबीआई की तरफ से नई गाइडलाइंस के जरिए बनाया गया है। यूपीआई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो तैयारी आरबीआई की तरफ से हो रही है, सबसे पहले उसको समझते हैं। आरबीआई और बैंक यूपीआई को सुरक्षित बनाने में जुटे हुए हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड को रोकना युद्ध स्तर पर इसका मकसद है। नई व्यवस्था केवल संदिग्ध या हाई रिस्क के लेन देन पर ही लागू होगी। भुगतान से पहले ग्राहक से दोबारा मंजूरी ली जाएगी। ग्राहक के सामने हां और ना का विकल्प होगा। हां चुनते ही भुगतान तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। अगर नहीं चुनता है कोई ग्राहक तो फिर वो उस ट्रांजैक्शन को रद्द कर दिया जाएगा। यदि ग्राहक कोई जवाब नहीं देता है तो राशि 1 घंटे बाद भेजी जाएगी। पेमेंट रोकने का उद्देश्य गलती या धोखाधड़ी को रोकना है। पेमेंट के पहले विकल्प लगाने का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना है। बैंक आरबीआई नई व्यवस्था पर अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं और जल्द ही देश को इसका लाभ मिलने लगेगा। यूपीआई से पेमेंट व्यवस्था कई चरणों में आने वाले समय में लागू होगी। नई प्रणाली में सुरक्षा सुविधा दोनों का संतुलन रखा जाएगा। यूपीआई पेमेंट के अंतिम नियम सुझावों के बाद तैयार होंगे। आरबीआई बैंकों के सुझाव पर ही फाइनल ड्राफ्ट करेगा। यह भी आपको बताते हैं कि यूपीआई से किस तरह के लेन देन पर सुरक्षा के नियम लागू होंगे, यानी हर ट्रांजैक्शन पर होंगे या अलग अलग इसके भी नियम हैं। ये नियम सभी यूपीआई भुगतान पर लागू नहीं होंगे। केवल व्यक्ति से व्यक्ति के जो भुगतान हो रहा है उसी पर ये लागू होंगे। दुकानदारों को किए जाने वाले मर्चेंट भुगतान इससे बाहर होंगे। पहली बार किसी नए व्यक्ति को पैसा भेजने पर यह नियम लागू रहेगा। नए खुले बैंक खाते में भी भुगतान होने पर इसे लागू किया जा सकेगा। देर रात अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर भी यह लागू रहेगा। असामान्य व्यवहार करने वाले ट्रांजैक्शंस की पहचान भी की जाएगी। हाई रिस्क ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त पुष्टि मांगी जाएगी। कम जोखिम वाले भुगतान सामान्य तरीके से होंगे।
रोजमर्रा के छोटे भुगतान इससे प्रभावित नहीं होंगे। बार बार होने वाले नियमित भुगतान पर यह लागू नहीं होगा। बैंक जोखिम के आधार पर लेन देन का आकलन करेंगे। ग्राहकों को केवल जरूरी मामलों में ही अतिरिक्त मंजूरी देनी होगी। भुगतान की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से धीमी ना हो, इस बात की भी चिंता आरबीआई कर रहा है। लक्ष्य केवल संदिग्ध ट्रांजैक्शंस को रोकना है। अब बड़े लेन देन पर 1 घंटे की देरी का जो प्रस्ताव है उसको लेकर के क्या तैयारी है, ये भी हम आपको बताते हैं। जिस तरीके की ये गाइडलाइंस नए सिरे से आ रही हैं, 10,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर चर्चा चल रही है। यानी ट्रांजैक्शन अगर 10,000 रुपए से ऊपर है तो इस तरीके की स्थिति बनेगी। आरबीआई ने अतिरिक्त सुरक्षा का सुझाव दिया है। डिजिटल बैंक इसको जो सीमा आरबीआई की है उसको बढ़ाने के पक्ष में है। कई बैंक 20,000 रुपए की सीमा चाहते हैं। कुछ बैंक 25,000 रुपए का सुझाव दे रहे हैं। बैंक नहीं चाहते कि हर बड़े भुगतान में देर हो। केवल संदिग्ध मामलों में 1 घंटे की देर लागू की जाए। सामान्य लेन देन तुरंत पूरे होने चाहिए। देरी का उद्देश्य ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना है। यदि ग्राहक पुष्टि नहीं करता तो भुगतान रुकेगा। पुष्टि मिलने पर तुरंत भुगतान पूरा हो जाएगा। गलत खाते में पैसा जाने का खतरा भी इस प्रोसेस से घटेगा। बैंक सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे, ये भी इस प्रयास की कोशिश है। सीमा तय करने पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अंतिम निर्णय आरबीआई और सरकार की मंजूरी के बाद होगा। डिजिटल धोखाधड़ी क्यों बढ़ी है और नई व्यवस्था की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, यह भी समझ लीजिए। यूपीआई के उपयोग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। दो 2021 में करीब 2.6 लाख डिजिटल धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए। 2025 तक यह संख्या करीब 28 लाख पहुंच गई। फर्जी लिंक और कॉल के जरिए ठग लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग और रिमोट ऐप का दुरुपयोग भी बढ़ा है। नकली केवाईसी और बैंक अधिकारी बनकर ठगी हो रही है। सोशल इंजीनियरिंग से भी लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कई लोग जल्दबाजी में भुगतान कर देते हैं। गलत लाभार्थी को पैसा भेजने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। भुगतान के बाद राशि वापस आए, ये एक लंबा और कठिन प्रोसेस है। इसीलिए इस नई व्यवस्था की जरूरत ज्यादा दिखाई देती है। अगर एक्स्ट्रा आपका रिकमेंडेशन चाहिए होगा, अतिरिक्त मंजूरी चाहिए होगी, तो ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाएगी। ग्राहक को दोबारा सोचने का अवसर मिलेगा। बैंकिंग प्रणाली में विश्वास लोगों का मजबूत होगा।
डिजिटल भुगतान अधिक सुरक्षित बनाए रखने की ये एक कोशिश है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है और यह नया संशोधन क्या कहता है, यह भी हम आपको बताते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन का विरोध पेश किया जा सकता है। सरकार को डिजिटल भुगतान माध्यमों पर एमडीआर तय करने का इससे अधिकार मिल जाएगा। फिलहाल यूपीआई पर एमडीआर लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार जिन माध्यमों को अधिसूचित करेगी उन पर एमडीआर नहीं लिया जाएगा। अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों पर एमडीआर लगाया जा सकेगा। यह शुल्क सीधे ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा। इसका भुगतान व्यापारियों को करना पड़ सकता है। एमडीआर बैंक और भुगतान सेवा प्रदाताओं को मिलता है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बैलेंस करना है। यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर 2020 से एमडीआर 0 है। नई व्यवस्था से सुरक्षित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। सरकार अलग अलग भुगतान माध्यमों के लिए नियम बना सकती है। बड़े भुगतान के लिए शुल्क दर अधिसूचना के जरिए तय होगा। ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने का फिलहाल कोई इरादा इस विधेयक के जरिए नहीं है। संशोधन से डिजिटल भुगतान व्यवस्था को कानूनी स्पष्टता मिलेगी। यूपीआई लेनदेन में नए प्रस्तावों को विदेशी निवेश फंड को क्या राहत मिली है, यह भी हम आपको बताते हैं। नए विधेयक में विदेशी निवेश फंड के लिए कई नियम आसान किए गए। विदेशी फंड मैनेजर अब भारत से अपने फंड को संचालित कर सकेंगे। पहले कर विवाद को लेकर हमेशा आशंका बनी रहती थी। नई व्यवस्था में कई जटिल शर्तें हटा दी गई। केवल दुरुपयोग रोकने वाली शर्तें रखी गई हैं। इससे भारतीय बाजार निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनेगा। विदेशी पूंजी के प्रवाह को भी भारत में इससे बढ़ावा मिलेगा। एसेट मैनेजमेंट उद्योग को भी फायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय फंड भारत में संचालन बढ़ा सकेंगे। निवेशकों का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है। नए प्रस्ताव से कर व्यवस्था अधिक स्पष्ट बनेगी। वैश्विक फंड प्रबंधन गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इससे वित्तीय क्षेत्र को गति मिलेगी। भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में मजबूती मिलेगी। यानी आने वाले दिनों में हमारे जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादा पारदर्शी होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। क्या आने वाले दिनों में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो जाएंगे? क्या भारत दुनिया का अगला बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है? और क्या सरकार की नई टैक्स नीति मेक इन इंडिया अभियान को रफ्तार देने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब सरकार की नई टैक्स नीति में मिलते हैं। केंद्र सरकार ने संसद में एक अहम विधेयक पेश किया है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स कानून में कई बदलाव के प्रस्ताव रखे। ये प्रस्ताव आने वाले समय में हमारे इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेहतर बनाने की स्थिति में आएंगे। किस तरीके के प्रस्ताव हैं, इनसे क्या फायदा होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको
बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार ने फैसले लिए हैं उससे क्या लाभ है, किस तरीके के फायदे हमें होने जा रहे हैं। सरकार ने टैक्स कानून में संशोधन का बिल लोकसभा में पेश किया है। भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने पर जोर दिया गया है। भारत को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित करने की रणनीति है। सरकार दीर्घकालिक औद्योगिक विकास पर फोकस कर रही है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन के लिए आकर्षित किया जाएगा। मेक इन इंडिया अभियान को नई गति मिलेगी। ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने पर जोर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश बढ़ाने की भी तैयारी है। नई फैक्ट्रियों की स्थापना होगी, ऐसी सरकार की उम्मीद है। स्थानीय उद्योगों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। आयात पर निर्भरता कम करना लक्ष्य है इस पॉलिसी के जरिए सरकार का। घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़े, मजबूत हो, ये लक्ष्य है। इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात बढ़ाने की भी कोशिश होगी। आज दुनिया के बाजार पर चाइना का कब्जा है। कोशिश यह है कि भारत में रोजगार के अवसर पैदा हों, बेहतर सामान बने, उसकी क्वालिटी बढ़िया हो और हम दुनिया में अपना सामान बेच भी पाएं। आयकर छूट क्या है और ये कैसे मिलेगी, इसे भी हम आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण से जुड़ी आय पर टैक्स छूट का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है। यह छूट भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को दी जाएगी। विदेशी कंपनी मशीन और उपकरण उपलब्ध कराएंगी। भारतीय कंपनी उन्हीं मशीनों से उत्पाद तैयार करेंगी। इस निर्माण से होने वाली आय टैक्स फ्री होगी। पहले यह छूट केवल 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित थी। अब इसे बढ़ाकर 15 साल करने का प्रस्ताव किया गया है। टैक्स छूट वित्तीय वर्ष 2040-41 तक लागू रह सकती है। इससे कंपनियों को दीर्घकालिक निवेश का भी भरोसा मिलेगा। कंपनियों की उत्पादन लागत अब कम हो जाएगी। नई उत्पादन इकाइयां स्थापित होने की संभावना भी इससे बढ़ती दिखाई देती है। विदेशी कंपनियां भारत में अपना निर्माण बढ़ा सकेंगी। सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करना है। घरेलू विनिर्माण को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। टैक्स में छूट से किन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को फायदा होगा, यह भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि हर गैजेट के लिए ऐसा होगा ये बात नहीं है। कुछ पर्टिकुलर सरकार ने गैजेट्स तय किए हैं, जैसे मोबाइल फोन के सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। लैपटॉप का उत्पादन भी बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है इस टैक्स रिबेट के जरिए। टैबलेट निर्माण में भी तेजी आएगी। पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां इससे फायदा उठा पाएंगी। सर्वर निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। स्मार्ट वॉच और वेरेबल डिवाइसेस को फायदा दिया जाएगा। स्मार्ट टीवी का उत्पादन भी बढ़ सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनियों को भी लाभ होगा। सब असेंबली बनाने वाली कंपनियां भी इसमें शामिल होंगी। डिस्प्ले असेंबली उद्योग को भी लाभ होगा। मोबाइल कंपोनेंट उद्योग मजबूत होगा। सप्लाई चेन से जुड़े छोटे उद्योगों को भी फायदा होगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने से किस तरीके का फायदा होगा, यह भी समझने की जरूरत है। कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म होगी। यह छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। डिस्प्ले असेंबली से जुड़े पुर्जों पर राहत मिलेगी। लिथियम आयन सेल निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इंडक्टर कॉइल पर भी ड्यूटी समाप्त होगी। भारत में कंपोनेंट निर्माण बढ़ेगा। आयातित कच्चे माल की लागत घटेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विस्तार होगा। स्थानीय वैल्यू एडिशन ज्यादा बेहतर होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। अब किन उद्योगों सेक्टर्स को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, यह भी समझने की जरूरत है। स्मार्टफोन उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा। लैपटॉप और कंप्यूटर उद्योग मजबूत होंगे। स्मार्ट टीवी निर्माण में भी फायदा मिलेगा। स्मार्ट वॉच और वेयरेबल उद्योग को फायदा मिलने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन और उद्योग को भी राहत मिलेगी। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम उद्योग को लाभ होगा। डेटा सेंटर उद्योग की लागत घट सकती है। मेडिकल उपकरण निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विस्तार होगा। ऑटोमोटिव डिस्प्ले उद्योग को भी फायदा होने की संभावना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्ले निर्माता इससे फायदा उठा पाएंगे। बैटरी निर्माण में निवेश बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उद्योग विकसित हो पाएंगे। सप्लाई चेन से जुड़े एमएसएमई को अवसर मिलेंगे। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार होगा। अभी तक हम सबसे बड़ी असेंबली लाइन ही भारत में बने हुए हैं या दुनिया के पटल पर हम बने हुए हैं। अगर हम कंपोनेंट बनाएंगे तो फिर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से आगे ले जाने की स्थिति में होंगे। कंपनियों के लिए जो टैक्स छूट बढ़ाई गई है, इसको भी जानना जरूरी है कि आखिर इससे किस तरीके की स्थितियां बनने वाली हैं। टैक्स छूट की अवधि 2031 से बढ़ाकर 2041 तक करने का प्रस्ताव है। विदेशी कंपनियों को दीर्घकालिक निवेश का भरोसा इससे दिया जाएगा। भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ग्लोबल कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने का एक मौका बनेगा। चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम हो रहा है।
वैश्विक सप्लाई चेन भारत की ओर आकर्षित होगी। बड़े निवेश आने की भी संभावना है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक तकनीक भारत आएगी। उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि होगी। निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी। विदेशी कंपनियों का विश्वास भी बढ़ेगा। दीर्घकालिक औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। लाखों नए रोजगार बनने की भी संभावना है। भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। डेटा सेंटर और वेयरहाउस और दूसरे क्षेत्रों को किस तरीके की राहत मिलेगी, यह भी जानना जरूरी है। डेटा सेंटर से जुड़ी जो शर्तें हैं उसमें सरकार इसी के जरिए ढील देगी। लीज पर लिए गए डेटा सेंटर्स मान्य किए जाएंगे। निर्धारित टैक्स लाभ मिल पाएगा। बॉन्डेड वेयरहाउस से जुड़े नियम आसान होंगे। विदेशी कंपनियां भारत में कंपोनेंट स्टोर कर सकेंगी। वेयरहाउसिंग लागत भी कम होगी। सप्लाई चेन अधिक तेज और कुशल बनेगी। डायमंड ट्रेड को भी टैक्स राहत मिलेगी। रफ डायमंड कारोबार को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी फंड मैनेजर्स के लिए कई शर्तें हटाई जाएंगी। केवल दुरुपयोग रोकने वाली शर्तें ही कंटिन्यू की जाएंगी। भारत में वैश्विक वित्तीय गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बदलाव का उद्देश्य निवेश, उत्पादन, रोजगार को बढ़ावा देना है। यानी सरकार यह कोशिश कर रही है कि जिस तरीके की अभी स्थितियां बनी हुई हैं उसमें हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी लाभ मिले। हम कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद इस तरीके से बना सकें जो बाहर के देशों में निर्यात भी हो सके, और इसके साथ साथ जो हम सिर्फ असेंबलिंग करते हैं अपने देश में उससे आगे बढ़ करके यहाँ कंपोनेंट भी तैयार हों, जिससे आने वाले समय में टोटल मैन्युफैक्चरिंग का जो श्रेय है वो भारत के खाते में आ सके और लागत कम हो सके, ताकि हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट तैयार कर पाएं। क्या भारत आने वाले समय में दुनिया की आर्थिक ताकत बनने जा रहा है? वैसे भी हमारा लक्ष्य है कि हम 2029 तक अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करा पाएं। अभी भी हम अपनी तरह से मजबूत स्थिति को पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, लेकिन इससे आगे बढ़कर हमारी अर्थव्यवस्था पहली, दूसरी, तीसरी पायदान पर आकर के खड़ी हो, इस बात की चिंता लगातार सरकार की तरफ से भी हो रही है, पॉलिसीज के स्तर पर भी हो रही है, और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्प सरकार का है उसमें किस तरीके की पॉलिसीज रखी जाएं, किस तरीके की स्थितियों को देश के सामने रखा जाए, हमारी इंडस्ट्रीज के सामने रखा जाए, इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2029 तक भारत 5.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना खाका पेश किया है। यह खाका किस तरीके का है, कैसे हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, इसका ड्राफ्ट जो सरकार की तरफ से रखा गया है। 2029 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अनुमान अप्रैल 2026 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे राज्यसभा में पेश किया है, इसकी जानकारी दी है।
भारत को दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में और मजबूत बनाने की कोशिश है। आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई गई है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर समान रूप से फोकस किया जा रहा है। सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने पर जोर है। रोजगार सृजन को विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। निर्यात बढ़ाने के लिए नई व्यापार नीतियां लागू की जा रही हैं। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है। निवेशकों के लिए कारोबारी माहौल बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य तेज, समावेशी, टिकाऊ आर्थिक विकास है। यह लक्ष्य विकसित भारत 2047 के विजन से सीधे जुड़ा हुआ है। भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग से अर्थव्यवस्था को किस तरह से नई रफ्तार मिलेगी, इसे हम आपको बताते हैं। सरकार ने कृषि मैन्युफैक्चरिंग को विकास का प्रमुख इंजन बनाने की बात कही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल खेती और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है। फसल विविधीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों के लिए बेहतर भंडारण व्यवस्था विकसित की जा रही है। कृषि उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाई जा रही है। मेक इन इंडिया अभियान को लगातार मजबूत किया जा रहा है। पीएलआई योजना से घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। पीएम गतिशक्ति से औद्योगिक कनेक्टिविटी सुधर रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागत कम करने में मदद कर रही है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से मंजूरी प्रक्रिया आसान हुई है। विदेशी निवेश आकर्षित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा रहा है। लक्ष्य भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। एमएसएमई और सेवा क्षेत्र से आर्थिक विकास की नींव किस तरह मजबूत होगी, यह भी देश के लिए समझना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में हमारी स्थितियां बेहतर सरकार की तरफ से अगर बनाने की कोशिश हो रही है तो उसको आम लोग, एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जा रहा है। छोटे उद्योगों के लिए लोन गारंटी बढ़ाई गई है। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। एमएसएमई की नई परिभाषा लागू की गई है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाया जा रहा है। उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल की गई है। जेम पोर्टल तक एमएसएमई की पहुंच बढ़ाई गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना से पारंपरिक कारीगरों को सहायता मिल रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को नई पहचान दी जा रही है। एआई आधारित सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।
स्किल डेवलपमेंट पर विशेष निवेश किया जा रहा है। नए संस्थानों के जरिए सेवा क्षेत्र को मजबूती दी जा रही है। इससे रोजगार और आय दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और निर्यात पर सरकार किस तरह से फोकस कर रही है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आने वाले समय में देश को जो वर्तमान स्थिति है यहां से ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास की रीढ़ माना गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ाया जा रहा है। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डों का भी विस्तार किया जा रहा है। एफडीआई नियमों को और ज्यादा उदार बनाने की प्रक्रिया चल रही है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के भी प्रस्ताव सामने आए। निर्यात बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। लॉजिस्टिक लागत कम करने पर भी काम हो रहा है। टैक्स सिस्टम को अधिक सरल बनाना सरकार के एजेंडे में है। महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता दी जा रही है। व्यापार सुगमता में सुधार किए जा रहे हैं। एफटीए और सीईपीए समझौतों का भी विस्तार किया जा रहा है। वैश्विक बाजारों तक भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाई जा रही है। निवेश और उत्पादन के बीच बेहतर तालमेल भी बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ताकि आने वाले समय में भारत में लोग रुके टिकें। मजबूत बुनियादी ढांचा उद्योगों की लागत कम करेगा। भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी। अब ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ इंजन साबित होने वाले हैं? सेमीकंडक्टर उद्योग, इसको सरकार ने हाईलाइट किया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बायो फार्मास्यूटिकल्स में भी निवेश बढ़ाया जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी सरकार का जोर है। केमिकल और कैपिटल गुड्स सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लीन एनर्जी भारत की नई आर्थिक ताकत बन सकती है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने की योजना है। पीएम सेतु योजना के तहत आईटीआई अपग्रेड किए जा रहे हैं। उद्योगों की जरूरत के हिसाब से देश में कौशल विकास किया जा रहा है। एआई और नई टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट से रोजगार क्षमता बढ़ेगी। टेक्निकल एजुकेशन से भी उद्योगों को जोड़ा जा रहा है। अब बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ सरकार ने कदम उठाए हैं, जिससे विकास को रफ्तार मिलेगी। सरकार बैंकिंग क्षेत्र को भी मजबूत करने पर जोर दे रही है। सरफेसी एक्ट के तहत 2025 में 2 लाख केस दर्ज हुए।
इन मामलों में 1.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि शामिल थी। बैंकों ने 32,466 करोड़ रुपए की सफल वसूली भी की है। खराब ऋण की रिकवरी पर लगातार काम हो रहा है। बैंकिंग प्रणाली को अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। वित्तीय अनुशासन बढ़ाने पर सरकार का जोर है। एनपीए कम करने का भी सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत हो रही है, यानी जो कैपिटल है बैंक के पास में वो पहले से ज्यादा मजबूत हो। बेहतर रिकवरी से बैंक अधिक लोन दे पाएंगे और उद्योगों एमएसएमई को ज्यादा वित्तीय लाभ उपलब्ध हो पाएगा, फाइनेंस उपलब्ध होगा, जिससे हमारे जो ब्याज दरें हैं वो भी कम होंगी। निवेश को भी नई गति मिलने की संभावना है। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था से आर्थिक विकास बेहतर हो पाएगा, ऐसा सरकार का मानना है और ये सुधार इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जाहिर सी बात है कि सरकार जिस तरीके से अपने कदम उठा रही है वो 2047 तक भारत अगर एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आना है तो फिर उसकी तैयारी जाहिर सी बात है कि आज की तारीख से ही करनी पड़ेगी और अपनी अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो चीजें कानूनी रूप से अड़ंगा मार रही हैं आज की डेट में उद्योगों के सामने या हमारी बैंकिंग व्यवस्थाओं में, उन कानूनों को बदलकर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना सरकार के एजेंडे में है जिससे आने वाले समय में हमारी आर्थिक नीतियां इतनी बेहतर हों कि अगले 20-25 साल तक हमें दोबारा सोचने की जरूरत ना पड़े और ये राष्ट्र अपनी तरह से आर्थिक गति प्राप्त कर सके। वंदे राष्ट्र।